भारी गिरावट के बाद एक साल के निचले स्तर पर बाजार बंद। निफ्टी 332 पॉइंट गिरकर 15,350 के करीब। सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में चौतरफा बिकवाली। ग्लोबल बाजारों में कोहराम। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% तक टूटे। डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 500 अंकों की गिरावट। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाई ब्याज दरें। मेटल शेयरों में बड़ी बिकवाली। 52 हफ्तों के निचले स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। वेदांता, हिंडाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील 6 से 8% तक टूटे। मंदी की गिरफ्त में बाजार। मॉर्गन स्टैनली के जोनाथन गार्नर ने कहा, बाजार में डाउनसाइड रिस्क ज्यादा। वहीं गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगले 3 महीनों में इमर्जिंग मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। अगस्त तक क्रूड और महंगाई का पीक संभव। हमसे खास बातचीत में क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन ने कहा, बाजार ओवरसोल्ड है, रिस्क ऑन रैली बनने की संभावना। सेमीकंडक्टर की दिक्कतों से जेएलआर के उत्पादन और बिक्री पर असर। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, दशकों के अनुभव पर 2 साल की मुश्किलें भारी पड़ी। जीएसटी काउंसिल से पहले कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। जीएसटी की दरों में बदलाव पर विचार संभव। एटीएफ महंगा होने से एविएशन शेयरों पर दबाव। इंटरग्लोब और स्पाइस जेट 3 से 5% तक टूटे। स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा, किराया बढ़ाने के अलावा अब एयरलाइंस के पास कोई विकल्प नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर क्षेत्र में ग्रोथ के मौके। सीमेंस के एमडी और सीईओ सुनील माथुर ने हमसे खास बातचीत में कहा, कुछ महीनों तक महंगाई, कमोडिटी कीमतों में तेजी की चुनौती रहेगी। और सीमेंट कंपनियों में साठगांठ को लेकर एक्शन में सीसीआई। रिपोर्ट में एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के नाम शामिल। अगस्त में सीसीआई की रिपोर्ट पर फैसला संभव। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा बिकवाली बाजारों में देखी गई। हमने देखा कई अहम की लेवल्स टूटे और बाजार जो है वो साल भर के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जानेंगे हमारे मेहमानों से आज। एटीएफ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से एयरलाइंस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी। लेकिन स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं एयरलाइन कंपनियों के तो क्या करना चाहिए, ये भी पूछेंगे अपने मेहमानों से और साथ ही साथ जानेंगे कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी। तो बीती रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 0.25% तक बढ़ा दी और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली हावी हो गई। भारतीय बाजारों पर भी इसका असर दिखा और दिन खत्म होते होते हम साल के निचले स्तरों पर पहुंच गए। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी था और दिन के आखिर में निफ्टी 15,400 के नीचे जाकर बंद हुआ। सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में देखने को मिला। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही हैं। उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से बाजार में गिरावट हावी हुई और कौन कौन से शेयरों पर दबाव दिखा। प्रियंका बताइए। देखिए, बाजार आज किस तरह से रिएक्ट किए। पहले तो ग्लोबली सेंटिमेंट्स पर एक बाउंस बैक दिखा, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्या ये जो बाउंस है, ये जो एक रैली, रिलीफ रैली सी आज देखिए, ये कितना टाइम सस्टेन करेगा। सिर्फ इंट्रा डे भी सस्टेन नहीं हो पाया। कुछ घंटों में ही हमने अर्ली गेंस को इरोड होते हुए देखा और उसके सेकेंड हाफ ने तो आप इनफैक्ट बड़े शॉट्स बनते हुए देखा बाजार पर। 15,350 360 के पास बाजार बंद हुआ है, यानी लगभग अपने 15,500 के जो बड़े सपोर्ट से 150 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। तो यानी आपके लिए क्लियरली नीचे की तरफ डाउनसाइड और ओपन हो गया है। ये इंडिकेट पहले भी बाजार पर एक्सपर्ट्स भी करते आ रहे हैं कि यहां से अगर ये अहम सपोर्ट टूटते हैं तो बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप एक रिस्क जोन, एक कॉशियस टाइम, इसकी बात तो आपको नहीं नकार सकते। बड़े आज डाउनफॉल या फिर लूजर्स कहां से निकल कर आए। सबसे ज्यादा वीकनेस को मेटल पैक में देखी। निफ्टी के पहले 5 बड़े लूजर्स आप बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स शामिल थे। कोल इंडिया, ओएनजीसी
की बात हम लगातार करें कि क्यों ओएनजीसी इतना नीचे गिर रहा है, क्या क्रूड के टॉप आउट होने के इंडिकेशन आ रहे हैं, तो इस वक्त एक बड़ी जो थीम प्ले आउट करते हुए बाजार पर दिख रही है, जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो, बेस मेटल हो, उनमें बड़ी वीकनेस है। आईटी आपको लगातार वीक दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली आपको बाजार पे आज हावी होता हुआ दिखाई भी दिया। इसके अलावा मिड कैप स्पेस से आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स देखें, जहां ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम पीछे के कई दिनों से देख रहे हैं, जब से चेंज इन मैनेजमेंट है, वो वहां से रिस्पाइट नहीं है। आज भी 8% की गिरावट के साथ बंद होते हुए आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, लगभग 8%। गेनर्स कौन से थे? जिनको भी अब कमोडिटी के ऊपर पीक से नीचे गिरने का फायदा मिलेगा, वीट एज अ कमोडिटी, तो सॉफ्ट कमोडिटीज का फायदा आप देखिए, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, वो इस बाजार में भी, इस गिरते हुए बाजार में, वीक बाजार में भी वीक नहीं हुए। सो ये कुछ ट्रेड्स ज़रूर दिख रहे हैं क्लियरली कि बाजार में सेक्टर चर्निंग हो रही है, बाजार बहुत क्लियरली एक डाउनसाइड रिस्क की तरफ बढ़ रहा है, नया लेग रूम अब ओपन हो रहा है क्योंकि बड़े सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन है, और कॉशियस होने का फिर से वक्त है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो क्लियरली आपको बाजार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन कल वीकेंड है तो मे बी हम इस हफ्ते की जो पोजीशन शॉर्ट ट्रेडर्स की होगी वो कवर होते हुए देखेंगे, तो शायद बाजार में कुछ पुल बैक सा आपको अटेम्प्ट होते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन बड़े सपोर्ट के नीचे आके आज बाजार बंद हुआ है 15,350 के। बिल्कुल 15,350 के पास बाजार जाकर बंद हुआ है और हमने कई एक्सपर्ट से दिन भर बातचीत की। क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन का कहना है कि इस समय निवेशकों का ट्रेडिशनल तरीका बहुत कारगर साबित नहीं होने वाला है, इसलिए निवेशकों को अपने अप्रोच में बदलाव करना होगा, साथ ही बाजार के माहौल को समझते हुए रणनीति बनानी होगी। हम लोग एक हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत अलग ढंग का एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रहा है 2018 से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज। इसमें जो ग्लोबल एसेट क्लास हैं उनका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या चॉपीनेस जिसको बोले या स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, वेरियस तरीके से आप उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करें, वो एलिवेटेड रहने वाला है। ओके, अगर एम्प्लॉयड वॉल्स एलिवेटेड रहने वाली है तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगी ये फेज में। ओके, इसलिए हम लोग हमेशा एक एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। ओके, तो हमारे मैक्रो थीसिस में, हम लोग मैक्रो हाउस हैं, बॉटम अप अप्रोच उतना फोकस नहीं करते हैं जितना टॉप डाउन पे आते हैं, तो हम लोग तो सेक्टर के अलावा, लार्जर थीसिस के अलावा एक एनवायरनमेंट को समझते हैं। अगर एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, ओके, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों का एक मॉडल होता है कि हमारी ये थीसिस है, इसी थीसिस को हम बिलीव करते हैं, ये थीसिस हमको 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर रिटर्न देके गई है, तो हम उस थीसिस को चेंज क्यों करें। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एनवायरनमेंट ही इतना वॉलेटाइल है और इतना डायनेमिक हो चुका है, तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। यही काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, हम लोग उसमें मल्टी डायमेंशनल एंगल से सब चीजें को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, तो संदीप टंडन जी कह रहे हैं कि जैसा एनवायरनमेंट वैसी स्ट्रैटेजी, आपको समय रहते अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी चाहिए। इस एनवायरनमेंट में जब बाजार में बहुत ज़्यादा बिकवाली चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए? पूछते हैं मेरे दो खास मेहमानों से जो मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, रवि सिंह और संतोष मीणा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संतोष, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, अलग अलग सपोर्ट लेवल्स हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह जब बाजार खुल रहे थे। उससे पहले 15,800 पहले देखा गया, 15,700 देखा गया, 650 देखा गया, लेकिन 15,400 के नीचे जाकर बंद हुए फाइनली। कितना स्कैरी सिनेरियो है अभी? गुड इवनिंग स्वामित। यस, आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसको बीयर्स ने एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और फाइनली बुल्स ने जो 15,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो हम कई महीने से होल्ड करते आ रहे थे, फाइनली सरेंडर किया। उसके बाद मार्केट में एक पैनिक देखने को मिला, जिसको शायद किसी की उम्मीद नहीं थी कि आज 15,700 इतना एफर्टलेसली टूट जाएगा। और अब चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं कि निफ्टी शायद अपने साइकोलॉजिकल लेवल 15,000 को टेस्ट कर सकता है। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो, जो फाइनल टारगेट जो निफ्टी के आ रहे हैं वो 14,500 के आ रहे हैं, तो अभी 15,000 से 14,500 तक के टारगेट आ रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया रहेगा 15,000 से 14,500 का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि वहां गुंजाइश बनेगी, शायद वहां उस एरिया से हम बॉटम आउट होते दिखे। बट फॉर टाइमिंग वीकनेस बनी रहेगी, ऊपर के लेवल पे प्रेशर बन रहा है। हालांकि 15,300 एक मे बी इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, लेकिन अभी चांसेस बन रहे हैं कि हम 15,000 को टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए संतोष? अभी क्या दूर रहना चाहिए क्योंकि फ्री फॉल जैसा दिख रहा है बाजार में, या फिर अब शॉर्ट साइड की तरफ अप्रोच रखना बेटर होगा?
ट्रेडर्स तो दोनों साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, बट फॉर टाइम बिंग मार्केट वीक है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज होना चाहिए। जो पॉकेट वीक है वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो फॉर टाइमिंग सेल ऑन राइज का मार्केट है तो 15,000 तक के टारगेट के लिए शायद शॉर्ट पोजीशन के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी यहाँ रखनी चाहिए। रवि, यहाँ पर आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। एक बड़ा इवेंट जिसका बाजार को इंतजार था, फेड की जो मीटिंग है वो हो गई, वही हुआ जो उम्मीद थी बाजार को। उसके बाद भी बाजार इतना ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा है। क्या फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय जिसके कारण इतनी गिरावट हम देख रहे हैं बाजार में? एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट तो डिस्काउंटेड था, अभी पैनिक जो क्रिएट हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है क्योंकि आगे जो है वो जो कमेंट यहाँ पर आए हैं वो काफी हॉकिश हैं और उसका एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से शायद एक मोमेंट्री यहाँ पर ट्रेड जो है वो डाउन होना शुरू हुआ है। और इस समय अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखें तो चूंकि एक्सपायरी थी और जैसे ही 16 पे 16,000 के नीचे मार्केट था तब से एक सेल ऑफ में बना हुआ था और 15,600 का जो सपोर्ट था वो भी एक टूटता हुआ नजर आया। फंडामेंटली यहाँ पर पॉइंट्स काफी स्ट्रांग है क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखते हैं तो ज्यादातर चीजें जो हैं वो अगेंस्ट द ट्रेड जा रही हैं। अगेंस्ट द ट्रेड का कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखिए तो इंटरनेशनल सिनेरियो खराब हो गया है, इन्फ्लेशन का डर आ गया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी वोलेटाइल है। और एक और जो फैक्टर जिसकी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जब इक्विटी में डर आता है तो कहीं ना कहीं से उसका डर दूसरे और सेक्टर्स में देखने को मिलता है। अब यूएस ने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाया तो इसका मतलब है कि उनके बॉन्ड का में इन्वेस्टमेंट पे फायदा ज्यादा मिलेगा और अब बॉन्ड ज्यादा सेफ माने जाएंगे यूएस के, तो उसकी तरफ भी फंड यहां से डाइवर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ है कि कई बाहर की जो कंट्रीज है उनका क्रिप्टो करेंसी पे निवेश काफी बढ़ा था और क्रिप्टो करेंसी ने हाल फिलहाल में लगभग 70% की गिरावट दिखाई है, तो उसका भी चेन रिएक्शन यहाँ पर है। तो ये सेंटिमेंट जो खराब हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से भारतीय बाजारों को भी खराब किया है और अभी जो हालात बनते जा रहे हैं इसमें 14,800 के लेवल एक बार को मोमेंटम जा सकता है। तो फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो लेकिन जब चेन रिएक्शन देखने को मिलता है तो वो स्ट्रेंथ यहाँ पर समेट नहीं पाता या समझ नहीं पाता है और उसकी वजह से ये आपको डाउनफॉल, मेजर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मेजर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, चेन रिएक्शन चल रहा है और कमोडिटीज प्ले जो है वो सबसे ज्यादा मार खा रहा है। रवि, आपसे ही जानना चाहूंगा, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को 6 से 8% एक एक दिन में गिर जाते हैं। एक ऐसे स्टॉक जो न सिर्फ वेटेज के हिसाब से अच्छे हैं बल्कि जनरली मैनेजमेंट के लिहाज से भी अच्छे स्टॉक माने जाते हैं। अब अगर मुझे 8% नीचे वेदांता का स्टॉक मिलता है, मुझे लेना चाहिए? सौमित जी देखिए, सबसे बड़ी बात है आप मार्केट के मोमेंटम को समझें। अगर आप 3 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मैं हमेशा कहता हूं देखिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक को चूज करिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखिए और हमेशा निवेश के लिए आपको राय देता हूं कि इस तरीके से आप मोमेंटरी ट्रेड बनाइए या इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए। अभी का मार्केट है कि आप, जो मैं इससे पहले मार्केट जब गिर रही थी तब कहता था कि अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% निवेश करिए, लेकिन ये ऐसा टाइम है जिसमें मैं कहता हूं कि अब अपने मार्केट का जो आपका पोर्टफोलियो उसका कम से कम 40% का निवेश यहाँ पर करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रांग है लेकिन ये चेन रिएक्शन की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कई बार चीजें डिस्काउंट होकर मिल जाती हैं, कई जैसे आपने टाटा स्टील की बात की, हिंडाल्को की बात की, मेटल सेक्टर के अलावा भी आप आईटी सेक्टर देख लीजिए। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में बहुत से स्टॉक है जो कि अपने हाई बनाने के बाद अब पूरी तरह से यानी 30% तक की गिरावट के साथ है, जो अपने बुक वैल्यू से भी पास पहुंच चुके हैं। तो पीई के हिसाब से भी अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल भी यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये चेन रिएक्शन जैसे ही रुकता है तो रैली बहुत तेज आएगी। अब रैली तेज आएगी, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अपने निवेश की आप रणनीति बना सकते हैं कि आपने 20% पहले निवेश किया था तो आप यहाँ पर अब 40% निवेश कर लीजिए, 40% के लिए जगह रखिए। 14,800 का लेवल आया तो 40% और निवेश कर लेंगे, नहीं तो जो मोमेंटरी निवेश है उसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है कि आप स्टैगर्ड बाइंग करें। जो गिरावट आ रही है यहाँ से कुछ और गिरावट की संभावना दिख रही है। दोनों मेहमान मेरे ये कह रहे हैं कि 14,800 का लेवल जो है, 14,800 का, वो निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है अगले कुछ दिनों में। तो थोड़ा पैसा अभी लगा सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छी खासी गिरावट आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव न हो। संतोष, आपको
को चार्ट्स पर दिख रहा है? जिन मेटल्स की बात मैंने की, जैसे वेदांता, टाटा स्टील जो हम बात कर रहे हैं, क्या इनमें कहीं कोई पॉसिबिलिटी दिखती है कि इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, या ये फॉल जारी रहेगा, रुकना चाहिए अभी ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स दोनों को? मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ ब्रेकडाउन आते दिख रहा है, तो मुझे लगता है वीकनेस और जारी रहेगी। और फंडामेंटली भी देखा जाए तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सेंट्रल बैंक्स एक्शन ले रहे हैं, तो उसका एक रिसेशन का फियर भी है, तो मेटल स्टॉक्स पे इस वजह से भी प्रेशर दिखने को मिल रहा है। और टेक्निकली भी यहाँ पे और डाउन साइड लग रहा है मुझे, यहाँ से 10-15% तक का डाउन और आ सकता है, बट वहां से फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड आई बिलीव आने वाले समय में शायद मेटल सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते नजर आए, दूसरे सेक्टर आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। यहाँ से शायद कमोडिटी कंज्यूमर आउट परफॉर्म करेंगे रादर देन कमोडिटी प्रोड्यूसर। ओके, तो कमोडिटी कंज्यूमर अच्छी तरह से परफॉर्म करते दिख सकते हैं रादर देन कमोडिटी प्रोड्यूसर, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर रवि, ऑटो स्पेस में कोई पिक लेना हो तो, क्योंकि वहाँ भी हम देख रहे हैं गिरावट अच्छी खासी है। टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक जो है वो आज करीब 5% नीचे जाकर बंद हुआ है। यहाँ पर खरीदारी बनेगी या फिर दूर रहे? देखिए, मैं सौमित जी ये कोशिश करता हूं कि आप टाटा मोटर ही चूज ना करें, आप टाटा मोटर, मारुति, अशोक लैंड, तीनों में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। और अगर निवेश कर रहे हैं तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और साथ ही आप पार्शियली भी खरीदारी कर सकते हैं। पहली रडार पे आपने जो नाम लिया टाटा मोटर, ऑब्वियसली कि काफी अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। अब फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चिप शॉर्टेज अभी भी है गाड़ी की, लेकिन एक तरफ जब दूसरी तरफ जाते हैं तो गाड़ी की जो अभी परफॉर्मेंस है या जो जिस तरीके से नए मॉडल यहाँ पर लाए गए हैं, जो सेल्स रेशियो है वो काफी अट्रैक्शन में है। तो यहाँ पर आप इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन अब ये ऐसा टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर के 3 से 4 स्टॉक्स जो हैं उनमें आप पार्शियली डिवाइड कर लीजिए। एक स्टॉक पे भरोसा मत करिए, अगर लेना है तो आप उनको डिवाइड करके लीजिए। तो टाटा मोटर भी अट्रैक्शन दिखा रहा है, थोड़ा बहुत सेल ऑफ बिल्कुल आएगा, यहाँ से 5%, 3% का सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन आप बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि आप अपने निवेश को डिवाइड कर लें और स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करें, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। चलिए, तो यहाँ इन स्टॉक्स में भी गिरावट हमने देखी है। टाटा मोटर्स है, मारुति है, अशोक लेलैंड जैसा रवि बता रहे हैं। स्ट्रैटेजी वही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। अभी और गिरावट बाकी है, शायद आप नीचे अपॉर्चुनिटी और मिले, वो मिले तो थोड़ा पैसा और लगाइए, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेटर हो जाता है। एक चार्ट में चाहूँगा संतोष आप देखकर बताएं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। काफ़ी ज़्यादा हमने मोमेंटम इसमें पिछले कुछ दिनों पहले देखा था, 2700-2800 तक के लेवल्स आते हुए दिखे, और कई लोगों ने टारगेट 3000 के ऊपर के भी दिए, कुछ ब्रोकरेजेस ने। खैर, अभी तो बाजार खराब है, इसकी वजह से हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन 2560 के लेवल पर जाकर आज बंद हुआ है। क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहां पर जो है, अगर किसी को नया निवेश करना है तो किस लेवल पर आकर करना चाहिए? यस, रिलायंस इंडस्ट्री ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था और मुझे लगता है आने वाले समय में भी ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। अभी हालांकि थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली इसको जो 100 डे मूविंग एवरेज जो 2530 पे आ रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको 2500 के आसपास आ रहा है, तो 2530 से 2500 के बीच में इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। मुझे लगता है वहां से फिर से इसमें बाइंग इंटरेस्ट आते दिखेगा और शायद यही मार्केट को वहां पर सपोर्ट करता दिखे। ओके, तो वो लेवल्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। पर बाजार के साथ हमने देखा, इसमें भी आज तो गिरावट काफ़ी हद तक थी, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं संतोष, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। एक और स्पेस जो फोकस में थी वो थी आज एयरलाइन इंडस्ट्री की, क्योंकि एटीएफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह का भी कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से एयरलाइंस की किराया बढ़ाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ कुछ और डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो जेट फ्यूल प्राइसेस या फ्यूल जो प्लेन में लगता है उसके प्राइसेस सेट किए हैं जून 16, मतलब आज से लेके जून 30 तक का। अभी जो प्राइस हाइक उन्होंने लिया है वो करीब 16% का है पहले के प्राइसेस के सामने, और जो नए प्राइसेस है वो करीब 1,41,233 रुपीज़ है पर किलो लीटर, और ये प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे है। और जो 16% का प्राइस हाइक उन्होंने लिया है वो हाईएस्ट है पिछले 3 महीने में। अगर आप देखते हैं तो पिछले 12 टाइम जो चेंजेस हुए हैं प्राइसेस में, उसमें 11 बार प्राइस हाइक लिया गया और एक ही बार सिर्फ मार्जिनल प्राइस डिक्लाइन हुआ था, सिर्फ 1% का। अब इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरलाइन कंपनीज पे आता है, क्योंकि 40 to 50% ऑफ टोटल कॉस्ट जो रहता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए वो फ्यूल कॉस्ट रहता है, और उसी के साथ
करेंसी डेप्रिसिएशन का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है। अब पहले कंपनीज ने 2 बार प्राइस हाइक लिया है टिकट प्राइसेस में, बट जितना प्राइस हाइक उन्होंने टिकट प्राइसेस में लिया है वो पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं कर पा रहा है जो फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो फैक्टर। और इसी कारण शायद स्पाइसजेट के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया है आज कि उन्हें और 15 to 20% का प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के लिए। तो आगे जाके हमें एक प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है टिकट प्राइसेस में, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल पे है और जो प्राइस हाइक लिया गया है वो हाईएस्ट है पिछले 3 महीनों में। बिल्कुल, पिछले 3 महीनों में हाईएस्ट प्राइस राइज। बहुत शुक्रिया सौमित उस अपडेट के लिए। रवि, क्या करना चाहिए यहाँ पर? हमारे ही कार्यक्रम में कुछ दिन पहले एक मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि आप एयरलाइन का टिकट खरीदिए लेकिन शेयर मत खरीदिए। आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल स्वामी जी, फिलहाल सिचुएशन तो अभी ऐसी डेवलप हो रही है कि सफर करिए, घूमिए फिरिए, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी नहीं है। और फ्यूल प्राइसेस के बाद जो फेयर बढ़ेंगे उसका एक इम्पैक्ट तो जरूर बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं से फ्यूल की प्राइसेस की वोलेटिलिटी कंपनियों को तंग कर रही है। और जब कोई एसेट क्लास आपको दिखाई दे कि कोई उसको तंग कर रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले 3 से 6 महीने के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्शन ना तो स्पाइसजेट में दिखाई दे रहा है और ना इंडिगो में दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये दूरी बना के रखें दोनों ही स्टॉक से। यहाँ पर चाहे वो स्पाइसजेट हो या फिर इंडिगो, हम देख रहे हैं जिस तरह से ये बढ़ रही हैं कीमतें एटीएफ की, उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पर पड़ रहा है। आज दोनों में हमने देखी अच्छी खासी गिरावट, 7% नीचे जाकर बंद हुआ है स्पाइसजेट, अब 41 रुपये पर पहुंच गया है। सीमेंट सेक्टर से जुड़ी भी एक और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है हमारे पास। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कंपटीशन कमीशन ने कार्टलाइजेशन को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और डिटेल्स क्या हैं इसकी खबर की, मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स है? जी, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो कंप्लेंट्स आई हैं कार्टलाइजेशन की सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर, हम जानते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कुछ समय से चल रही है। इनफैक्ट रेड्स वगैरह भी कंडक्ट हुई थी सीसीआई द्वारा इन सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट सीसीआई की ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद सीमेंट कंपनीज़ को समन किया जाएगा, उनकी तरफ से भी जो उनको एक्सप्लेनेशन देना है वो सब डिस्कस होगा, सुना जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली अगस्त तक जो सीसीआई का डिसीजन है वो आएगा। इनफैक्ट अगर ये डिस्कशन के बाद सीमेंट कंपनीज के बाद अगर वो गिल्टी प्रोनाउंस होते हैं तो पेनल्टी भी उन पर लग सकती है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में प्राइमा फेसी इन सीमेंट कंपनीज को कंपटीशन लॉ वायलेट करते हुए पाया गया है, जो कुछ प्रोविजंस हैं कंपटीशन एक्ट के जिसमें कार्टलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस समय सूत्रों से आ रही है। ये भी याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है जब ये सीमेंट कंपनीज के ऊपर कार्टलाइजेशन के एलिगेशंस लगे हैं। 2016 में भी हम जानते हैं कि सीसीआई ने अप्रॉक्सीमेटली ₹6,300 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी 11 सीमेंट कंपनीज के ऊपर कंबाइंड, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे कर दिया गया था। तो इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो ये रिपोर्ट है ये 1 हफ्ते के अंदर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद सीमेंट कंपनीज का डिस्कशन होगा। उसके बाद अगस्त तक अगर वो गिल्टी प्रोनाउंस होते हैं तो उन पर पेनल्टी लगेगी। ओके, तो यहाँ कार्टलाइजेशन का कुछ तो भी मामला निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर संतोष चार्ट वाइज भी देखें तो एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक तीनों जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं? फंडामेंटली काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर सीमेंट स्पेस में, एक बड़ा प्लेयर आ गया है मार्केट में, तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद मूवमेंट ज़रूर था स्टॉक्स में, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से आपको लगता है कोई इसमें से बन सकता है बाय या कॉल? वैसे सीसीआई की न्यूज़ की बात करें तो जब भी न्यूज़ आती है स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते नहीं है, और टेक्निकली ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक है, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट का, लेकिन ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5300 के आसपास, तो मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वहीं एसीसी और अंबुजा के चार्ट्स पर कोई मेजर वीकनेस नजर नहीं आती है, तो इनको शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। वीकनेस में देखना है तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही है, वो भी 5300 का लेवल ब्रेक करता है तो। ओके, तो फिलहाल शॉर्ट करने से बचना चाहिए। एक स्टॉक और संतोष आपसे चेक कराना चाहूंगा, वो है आरबीएल बैंक का। यहाँ पर भी खबरें अलग अलग तरह की थी। मैनेजमेंट का चेंज हुआ, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में जोरदार गिरावट आई, फिर क्लैरिफिकेशन आया, स्टॉक ने रिबाउंड करने की कोशिश की, लेकिन आज एक बार फिर 8% नीचे। आरबीएल बैंक के चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको? आरबीएल बैंक का चार्ट काफी ज्यादा वीक है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है और ये अपने ऑल टाइम लो पर चल रहा है, तो डाउन साइड के लेवल बताना तो बहुत
मुश्किल है। बस यही है कि इससे दूर रहे और ऊपर के लेवल पे मिलता है तो निकलने के मौके ढूंढे ऊपर। अब मुझे लगता नहीं कि 100 के लेवल को इतनी आसानी से क्रॉस करेगा। किसी दिन किसी वजह से अगर ये 100 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा तो ही कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज शायद इसकी डाउनवर्ड जर्नी जारी रहे। तो बेटर इस स्टॉक को अवॉइड करें और ऊपर के मौके ऊपर मिलता है तो उसको बेचने के मौके ढूंढे। ओके, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल जो है चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर ऊपर ये स्टॉक चलता है, मौके मिलते हैं 100 रुपए के ऊपर, तो बेचने की ही तैयारी करें तो ही बेहतर होगा। चलिए, बाजार में ब्रॉडली व्यू ये बनकर आ रहा है कि गिरावट और होगी यहाँ से ज़्यादा। आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग का प्लान बनाना है वो स्टैगर्ड वे में बनाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा अभी लगाना है। लेकिन अभी कल तो शुक्रवार है, कल का दिन तो ट्रेडिंग बाकी है, तो कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिन पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस कर सकते हैं, ये जानेंगे हमारे मेहमानों से, क्योंकि वक्त है अब वीआईपी शेयर्स का। रवि, आपसे ही शुरुआत करेंगे कि हालांकि जैसी कि चर्चा हम कर रहे हैं, मुश्किल है इस समय बाजार में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी देखनी है, तलाश करनी है, चाहे वो बाय साइड में हो, सेल साइड में। इसलिए हम वीआईपी शेयर्स का सेगमेंट लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए। कौन से आइडियाज आज आपके दिमाग में हैं? सौमित जी, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे वाकई में वीआईपी शेयर की ज्यादा जरूरत है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गिरते मार्केट में आप ऐसी क्या चीज खरीदें जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती हो। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का, आप सोचने का टाइम नहीं है। पहला स्टॉक यहां पर मैं चर्चा करता हूं कि गैब्रियल इंडिया। आपने ऑटो एक्सिलरी का ये स्टॉक है, मोमेंटरी डाउन जरूर है, आपको मार्केट जब डाउन है तो वो भी आपको डाउन दिखाई देगा, लेकिन ये कितना आउट परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाले समय में, उसका ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अब ऐड करना चाहिए। और साइड का मोमेंटम में 140 रुपए, स्टॉप लॉस 105 रुपए का, नंबर्स अच्छे हैं और साथ ही मोमेंटम अभी डाउन है, इसलिए आपको ये यहां पर ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है, तो आप इसकी खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का। यहां पर मैं एफएमसीजी सेक्टर से इसलिए ले रहा हूं, डिफेंसिव काउंटर है, मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, लेकिन आपके लिए एक डिफेंसिव शेयर है डाबर इंडिया। डाबर इस समय एक अट्रैक्शन लेवल पर है, बहुत ज्यादा यहां से गिरावट नहीं होगी तो बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद भी नहीं होगी। एक कांस्टेंट आपको मोमेंटम ये 8 से 12% के बीच का रिटर्न आपको साल का देता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। स्वामी जी, एक सेकंड और लूंगा। किससे दूरी बनाकर रखनी कल के मार्केट में? रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग, इनसे दूरी भी बनाकर रखिए, लेकिन ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर प्लस करिए। अच्छा किया आपने कि ये भी बता दिया कि इससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि कई बार जब बाजार में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो समझ में नहीं आता कई लोगों को कि क्या लेना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। लेना क्या चाहिए? गैब्रियल इंडिया और डाबर। इनफैक्ट मैं एफएमसीजी पर बात करना चाहता था, लेकिन हम लोग का जो माहौल है वो ऐसा लगा नहीं कि खरीदारी वाले स्टॉक्स पे आज चर्चा करनी चाहिए। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे आपके कौन से आइडियाज़ होंगे कल के लिए? जैसा मैंने कहा कि कमोडिटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज आपने भी बताया कि मेटल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग थी। मुझे लगता है ये सेलिंग कल भी जारी रहेगी। तो वेदांता के स्टॉक की बात करें तो इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन होते दिख रहा है, तो यहाँ फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। यहाँ 250 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं और 276 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। इस गिरावट में एक सेक्टर ऐसा है जहां कम गिरावट देखने को मिल रही है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाइंग देखने को मिल रही है, वो है कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर। यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग जरूर हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस एलएनटी में फॉल देखने को मिल रहा है। बाकी जो अदर मिड कैप स्टॉक्स है लाइक एबीबी, सीमेंस, थर्मेक्स, वहाँ और परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब भी मार्केट में गिरावट थमेगी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरा दूसरा आइडिया है थर्मेक्स, इसको बाय चलना चाहिए। यहाँ 2220 का टारगेट रहेगा, 1925 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी, नेक्स्ट बुल रन जो लीड करेगा वो होगा कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो कैपिटल गुड सेक्टर पे जो है वो बुल रन लीड कर सकता है, इसलिए आप थर्मैक्स में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बिकवाली के साथ अगर जाना चाहें तो वेदांता फ्यूचर्स को आप सेल करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और संतोष, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने आइडियाज़ भी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखा जाते हैं जल्द ही लॉन्च होने वाली आकाशा एयरलाइन के पहले हवाई जहाज़ की तस्वीरें, जिसकी डिलीवरी आज कंपनी ने ले ली है।